नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र पटेल आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अदानी ग्रुप के अंडर में आने वाली 7 कंपनियों का एनालिसिस करेंगे और हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उनके फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं और क्या हमें इन कंपनियों के अंदर निवेश करना चाहिए या तो फिर निवेश नहीं करना चाहिए। और अगर हम लोग ऑलरेडी इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, अगर हमारे पास में इनके शेयर्स हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए। तो सारी की सारी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग भी उसी तरीके से कंसीडर कीजिए। और यहाँ पर कोई भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइजमेंट या टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है या तो फिर एक मल्टी बैगर स्टॉक का पिक या सिलेक्शन कैसे किया जाता है। हम लोग इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आपके नॉलेज के अंदर वैल्यू एडिशन होगा और आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना वक्त जो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल कॉल करना ना भूले। हम लोग यहाँ पर पहले नंबर पर अदानी पावर की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम लोग अदानी पोर्ट्स की एनालिसिस करेंगे। और अदानी ग्रुप के अंदर में आने वाली 7 कंपनियों में से बस यही 2 कंपनियां हैं जो मुझे थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी लगती हैं। अदरवाइज़ बाकी की 5 कंपनियां तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो पसंद ना होने के पीछे का जो रीज़न है वो भी जब मैं आगे एनालिसिस करूंगा तब आप लोग भी समझ जाओगे और आपका भी जो इन कंपनियों को लेकर जो आपका विज़न है वो भी बदल जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अदानी पावर से। अगर हम लोग बात करें अदानी पावर की तो ये लोग पावर जनरेशन के सेक्टर में से आते हैं, मतलब कि ये लोग बिजली बनाने का काम यहाँ पर करते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो 1,36,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। वहीं अगर हम लोग बात करें स्टॉक प्राइस की तो फिलहाल स्टॉक का प्राइस 363 रुपीज़ का है। वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न की तो इस पिछले 1 साल के अंदर इसने करीब 7% के रिटर्न ला कर दिए हैं। वहीं पिछले 5 सालों के अंदर स्टॉक ने यहाँ पर 676% के रिटर्न ला कर दिए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स जितना मल्टीप्लाई हो चुका है पिछले 5 सालों के अंदर। तो पिछले 5 सालों के रिटर्न तो हमें अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कंपनी का थोड़ा बहुत और एनालिसिस करते हैं। अगर मैं बात करूँ की मैट्रिक्स की तो एज ऑफ नाउ अदानी पावर का पी रेशियो 12 का है। वहीं जो सेक्टर का पी रेशियो 20 का है। कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 4.55 का है, जो सेक्टर का पीबी रेशियो है वो 2.32 का है। तो सेक्टर के हिसाब से कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। कंपनी का पी रेशियो कम है, कंपनी का पीबी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और 12 का पी मतलब कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है। वहीं अगर हम लोग बात करें कंपनी के डिविडेंड यील्ड की तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यही आ जाता है कि भाई कंपनी की कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं है। कंपनी इतने अच्छे प्रॉफिट बुक करी है, कंपनी की पी रेशियो इतना कम है, फिर भी बिल्कुल भी डिविडेंड यील्ड हमें देखने को नहीं मिल रही है। वहीं जो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है वो 2.23% की है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट ग्रोथ की तो इसके अंदर भी हमें एक बम्पर ग्रोथ देखने को मिली है। बिकॉज पिछले 3 सालों के दौरान 2021 से लेकर 2023 के बीच में इनका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 10 गुना जितना बढ़ चुका है, क्योंकि 2021 के अंदर इनका प्रॉफिट 1,217 करोड़ के करीब था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 10,000 करोड़ के करीब पहुँच चुका है। तो मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि प्रॉफिट की ग्रोथ इतनी अच्छी है, कंपनी ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट बुक करा है। वहीं अगर मैं बात करें लोगों के डिविडेंड यील्ड की तो हमें यहाँ पर पिछले 5 सालों के दौरान बिल्कुल भी डिविडेंड यील्ड देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कि कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर डिविडेंड नहीं निकाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यहीं आ जाता है क्योंकि पिछले 6 महीने के दौरान जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 4.95% जितनी कम हो चुकी है। तो एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर यहीं हो जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो कंपनी के प्रमोटर के पास में 70% जितना स्टेक है। वहीं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.74% की है। वहीं DIIs की होल्डिंग 0.02% की है। वहीं जो FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग 17.51% की है। वहीं जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो 11.71% की है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ अलग तरीके की है। कंपनी के प्रमोटर के पास में अच्छा खासा स्टेक है, FIIs की भी होल्डिंग है, ये भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, लेकिन जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। तो हम लोग दूसरे नंबर पर बात करेंगे अदानी पोर्ट्स की। अगर मैं बात करूँ अदानी पोर्ट्स की तो ये लोग यहाँ पर पोर्ट्स के सेक्टर में से आते हैं। वहीं इन लोगों की जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर 1,17,000 करोड़ के आसपास में है, मतलब कि ये भी बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस 785 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न की तो पिछले 1 साल के अंदर इसने करीब 4.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं पिछले 5 सालों के दौरान स्टॉक ने 146% के रिटर्न लाकर दिए हैं। अगर हम लोग की मैट्रिक्स के जरिए कंपनी के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें तो एज ऑफ नाउ कंपनी का पी रेशियो 31 का है। वहीं जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 43 का है, मतलब कि सेक्टर के हिसाब से कंपनी हमें थोड़ी सी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। सेम टू सेम पीबी रेशियो के अंदर भी ये 3 का इन लोगों का पीबी रेशियो है। वहीं जो सेक्टर का पीबी रेशियो है वो 5 का है। तो इस हिसाब से भी कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें कंपनी की डिविडेंड यील्ड की तो 0.64% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। वहीं जो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है वो 0.68% की है।
तो सेक्टर के हिसाब से कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक सी है, तो ये भी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 3 सालों के अंदर कुछ खास प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। जितना प्रॉफिट है उतना ही चलता आ रहा है, कुछ 4,000 से 5,000 करोड़ के बीच के अंदर इन लोगों का प्रॉफिट रह रहा है। तो 8 से 10% जितनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों आप नोटिस कीजिए कि इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ उतनी नहीं है। अदानी पोर्ट्स जो है वो भी अदानी ग्रुप की ही कंपनी है, अदानी पावर भी अदानी ग्रुप की कंपनी है। अदानी पोर्ट्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 3-4 सालों के अंदर कुछ खास नहीं है। उसके बावजूद भी ये लोग ईयर ऑन ईयर डिविडेंड निकाल रहे हैं और 0.64% जितनी इनकी डिविडेंड यील्ड है। वही जो अदानी पावर है उसने पिछले 3 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 10 गुना जितना प्रॉफिट बढ़ाया है। मतलब कि 2021 के अंदर इनका प्रॉफिट 1,000 करोड़ का था, फिर अदानी पावर का यहाँ पर 2023 के अंदर 10 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट 10 गुना बढ़ चुका है। उसके बावजूद भी बिल्कुल भी डिविडेंड यील्ड नहीं है, तो एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें अदानी पोर्ट्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एज ऑफ नाउ कंपनी के प्रमोटर के पास में 65% स्टेक है। वही जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो 3.56% की है। वही जो DIS की होल्डिंग है वो 9.72% की है। वही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो 13.82% की है। वही जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो 7.36% की है। तो यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे अदानी पावर की थी सेम टू सेम उसी तरीके की देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के पास में काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड, FIs, DIs इन सभी की जो होल्डिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जो रिटेलर की होल्डिंग है हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। तो अब हम लोग तीसरे नंबर पर एनालिसिस करने वाले अदानी टोटल गैस का। अगर मैं बात करूँ अदानी टोटल गैस की, तो ये लोग यहाँ पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में से आते हैं। जो LPG गैस होता है, CNG गैस होता है, उससे रिलेटेड ये लोग बिजनेस करते हैं। अगर हम लोग बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो 61,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये एक मिड कैप कंपनी है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस जो है 563 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न की, तो पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक ने यहाँ पर नेगेटिवली 84% के रिटर्न ला कर दिए हैं। मतलब कि कंपनी ने 84% जितना स्टॉक का प्राइस यहाँ पर करेक्ट हुआ है। वहीं पिछले 5 सालों के अंदर स्टॉक ने यहाँ पर 645% के रिटर्न ला कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब की मैट्रिक्स के जरिए हम लोग अदानी टोटल गैस की भी वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करते हैं। एज ऑफ नाउ इनका जो PE रेशियो है वो 112 का है। वहीं जो सेक्टर का PE रेशियो है वो 20 का है। मतलब कि सेक्टर के हिसाब से कंपनी 5 गुना जितनी यहाँ पर ओवर वैल्यूड है। सेम टू सेम PB रेशियो के अंदर भी है 20 का। यहाँ पर अदानी गैस का जो है PB रेशियो है, वही जो सेक्टर का PB रेशियो है वो 2 का है। तो यहाँ पर 10 गुना जितनी इस तरीके से कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो कंपनी की वैल्यूएशन जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर है। प्लस इन लोगों की जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.04% की है। वही जो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है वो 2.23% की है। तो डिविडेंड यील्ड कम होने के पीछे का रीज़न यही है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग इनके प्रॉफिट ग्रोथ को भी देखते हैं, फाइनेंशियल्स को भी समझते हैं। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की ग्रोथ की, तो प्रॉफिट के अंदर हमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज वाइज की, 2021 के अंदर 6% की प्रॉफिट ग्रोथ थी, 2022 के अंदर 10% की प्रॉफिट ग्रोथ थी, यहाँ पर 2023 के अंदर यहाँ पर 7% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। तो प्रॉफिट के अंदर कुछ खास ग्रोथ है ही नहीं। ईयर ऑन ईयर जितना प्रॉफिट इनका चलते आ रहा है 5 सालों के अंदर ऑलमोस्ट सेम टू सेम प्रॉफिट है, कोई इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। उसके बावजूद भी कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है। कंपनी की यहाँ पर थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन डिविडेंड यील्ड है और कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एज ऑफ नाउ कंपनी के प्रमोटर के पास में 74% स्टेक है। वही जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो 0.13% की है। वही जो DIS की होल्डिंग है वो 6.02% की है। वही जो यहाँ पर FIs की होल्डिंग है वो 13.94% की है। वही अगर हम लोग बात करें रिटेलर्स की होल्डिंग की, तो 5.11% की रिटेलर्स की होल्डिंग है। तो आपने पिछली तीनों कंपनियों के अंदर अगर आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को नोटिस किया हो, तो सबकी एक जैसे है भाई। कंपनी के प्रमोटर के पास में ज़्यादा स्टेक है, FIs, DIs और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ज़्यादा है, और जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये सब कुछ क्यों है, इसके अंदर दोस्तों काफ़ी बड़ा गणित है। मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर जब मैं आपको सारी कंपनियों का एनालिसिस कर दूंगा, उसके बाद में मैं वीडियो के एंड के अंदर आपको पूरा का पूरा मैथ समझाऊंगा, जिसके चलते आप लोगों को शेयर बाजार के अंदर थोड़ा बहुत और नॉलेज मिलेगा। और आप जब भी किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो आप एक ओपन माइंडसेट के साथ में, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ में एनालिसिस कर पाओगे। तो दोस्तों अब हम लोग चौथे नंबर पर एनालिसिस करने वाले अदानी विल्मर का। अगर मैं बात करूँ अदानी विल्मर की, तो ये लोग यहाँ पर FMCG सेक्टर में से आते हैं। फूड्स के अंदर इन लोगों का जो खाने का जो ऑयल आता है वो फॉर्च्यून ऑयल भी इनका ही है। अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप की, तो 43,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये एक मिड कैप कंपनी है। पिछले यहाँ पर फिलहाल स्टॉक का प्राइस 326 रुपीज़ का चल रहा है। वहीं पिछले 1 साल के अंदर इसने यहाँ पर नेगेटिवली 51% के रिटर्न लाकर दिए हैं। मतलब कि कंपनी ने 51% का लॉस किया है। वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 5 साल की, तो यहाँ पर कुछ 22% जितना नेट प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है, रिटर्न्स दिखा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई रिटर्न हमें देखने को नहीं मिले हैं। चलिए दोस्तों, की मैट्रिक्स के जरिए कंपनी की वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग बात करें अदानी विल्मर की, तो इनका PE रेशियो 73 का है।
वही जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 4.46 का है, मतलब कि सेक्टर के हिसाब से कंपनी यहाँ पर डबल ओवर वैल्यूड है। प्लस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 5.27 का है, जो सेक्टर का पीबी रेशियो है वो 9.38 का है। तो पीबी रेशियो के मामले में अंडर वैल्यूड है कंपनी, लेकिन ओवरऑल कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है, बिकॉज कंपनी मिड कैप कंपनी है, ये कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है। इनकी जो साइज़ है वो यहाँ पर HUL, ITC या इस तरीके की कंपनियाँ जो है उनकी जितनी साइज़ नहीं है, उसके बावजूद भी इनका पी रेशियो में काफ़ी ज़्यादा ओवर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके डिविडेंड यील्ड की, तो इनका यहाँ पर कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं है। वही जो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है वो 1.56% का है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अदानी विल्मर के फाइनेंशियल्स को समझने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू के अंदर हमें ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की ग्रोथ की, तो प्रॉफिट के अंदर हमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि 2021 के अंदर इनकी 58% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। फिर 2022 के अंदर वो सिर्फ 10% की प्रॉफिट ग्रोथ रह गई, और पिछले साल 2023 के अंदर इनकी प्रॉफिट ग्रोथ होने की बजाय वो नेगेटिवली चली गई। यहाँ पर 27% की नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ हुई, मतलब कि इनका प्रॉफिट जो है पिछले 2 सालों के अंदर कम हुआ है। तो ये भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एज ऑफ नाउ कंपनी के प्रमोटर के पास में 87% जितना स्टेक है, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर के पास में ही है। फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो 0.06% की है। वहीं जो DIs की यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ FIs की होल्डिंग की, तो 0.63% की यहाँ पर FIs की होल्डिंग है। जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो 11.36% की है। तो इसका जो होल्डिंग का शेयर होल्डिंग के पैटर्न का जो ट्रेंड है वो भी दूसरी कंपनियों के जैसा ही है। दोस्तों, अब हम लोग 5वें नंबर पर एनालिसिस करेंगे अदानी ट्रांसमिशन का। अगर हम लोग बात करें अदानी ट्रांसमिशन की, तो ये लोग भी यहाँ पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में से आता है, मतलब कि जो अदानी पावर है वो पावर जनरेशन का काम करता है। वहीं जो अदानी ट्रांसमिशन है वो अदानी पावर के लिए यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसका काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की काम करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके मार्केट कैप की, तो 85,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस 769 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ पिछले 1 साल के रिटर्न की, तो इसने भी पिछले 1 साल के अंदर 77% का लॉस दिया है। वहीं पिछले 5 सालों के अंदर इसने 356% के रिटर्न लाकर दिए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें की मैट्रिक्स के जरिए इसकी वैल्यूएशन को समझने की, तो एज ऑफ नाउ इनका 67% का पी रेशियो है। वहीं जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 20 का है, मतलब कि सेक्टर के हिसाब से 3 गुना जितनी कंपनी ओवर वैल्यूड है। सेम टू सेम पीबी रेशियो के अंदर इनका पीबी रेशियो 6 का है। वहीं जो सेक्टर का पीबी रेशियो है वो 2 का है। तो इसके अंदर भी कंपनी 3 गुना ओवर वैल्यूड है, और एज ऑफ नाउ हमें इनकी कोई भी डिविडेंड यील्ड देखने को नहीं मिल रही है। वहीं जो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है वो 2.23% की है। अगर मैं बात करूँ इनके शेयर होल्डिंग पे, इनके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर हमें एक अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें कुछ खास देखने को नहीं मिली है। अगर मैं परसेंटेज वाइज आपको समझाऊँ, तो 2022 के अंदर नेगेटिवली 1%, मतलब कि सेम टू सेम प्रॉफिट था। फिर 2023 के अंदर 4% जितनी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, मतलब कि पिछले 3 सालों के अंदर हमें कोई प्रॉफिट ग्रोथ देखने को ही नहीं मिली है। जितना प्रॉफिट है ऑलमोस्ट सेम टू सेम प्रॉफिट ही हर साल निकल कर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझने की कोशिश करते हैं। एज ऑफ नाउ कंपनी के प्रमोटर के पास में 73% स्टेक है। वही जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो 0.19% की है। वही जो DIs की होल्डिंग है वो 3.69% की है। वही जो FIs की होल्डिंग है वो 17.73% की है। वही जो यहाँ पर रिटेलर्स की होल्डिंग है वो 5.17% की है। तो आप लोगों ने देखा कि भाई इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी दूसरी कंपनियों के जैसा ही है। तो अब हम लोग 6ठे नंबर पर बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस की। अगर हम लोग बात करेंगे सेक्टर की, तो ये लोग कमोडिटी ट्रेडिंग्स के सेक्टर में से आते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो 2,57,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। एज ऑफ नाउ जो स्टॉक का प्राइस है वो 2,293 रुपीज़ का है। वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न की, तो पिछले 1 साल के अंदर इसने नेगेटिव 31% के रिटर्न ला कर दिए हैं, मतलब कि कंपनी ने 31% का यहाँ पर स्टॉक का प्राइस करेक्ट हुए हैं। वही पिछले 5 सालों के अंदर इन लोगों ने 1252% के रिटर्न ला कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग की मैट्रिक्स के जरिए इनकी वैल्यूएशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। एज ऑफ नाउ जो अदानी एंटरप्राइजेज है उनका जो पी रेशियो है 104 का है। वही जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 43 का है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जितनी कंपनी ओवर वैल्यूड है। पीबी रेशियो के अंदर इनका 6 का पीबी रेशियो है। वहीं जो सेक्टर का पीबी रेशियो है वो 5 का है। तो इस तरीके से भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। वहीं जो कंपनी की डिविडेंड यील्ड है वो 0.05% की है। वहीं जो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है वो 0.68% की देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल्स की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं लोगों की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ 2021 की, तो 18% की नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ थी। 2022 के अंदर नेगेटिव 15% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। और यहाँ पर पिछले 2 सालों के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 200% जितनी यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ है। और जो यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ है वो पिछले 2 सालों के अंदर अच्छी है, बाकी पहले तो ऑलमोस्ट सेम ही हमें देखने को मिल रही थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। एज ऑफ नाउ कंपनी के प्रमोटर के पास में 72.61% का जितना स्टेक है। वही जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो 1.39% की। अब FIs की होल्डिंग की बात करें तो 14.53% की FIs की होल्डिंग है। वही जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो 7.22% की देखने को मिल रही है।
तो अब हम लोग आखिरी कंपनी की 7वें नंबर की कंपनी की बात करेंगे। तो ये अदानी ग्रुप की आखिरी कंपनी है जिसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। अगर हम लोग बात करेंगे सेक्टर की तो ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में से आते हैं। वहीं कंपनी की मार्केट कैप की बात करी जाए तो 1,37,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये भी वन ऑफ द लार्ज कंपनी है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस 900 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ पिछले एक साल के रिटर्न की तो पिछले एक साल के अंदर इसने नेगेटिवली 56% के रिटर्न लाकर दिए हैं। वहीं पिछले 5 सालों के अंदर इन लोगों ने 2200% के रिटर्न लाकर दिए हैं। तो पिछले 5 साल के रिटर्न हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इनकी की मैट्रिक्स की तो एज ऑफ नाउ कंपनी का पी रेशियो 141 का है। मतलब कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है। वहीं जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 20 का है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके पी रेशियो की तो 18 का कंपनी का पी रेशियो है। वहीं जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 2.32 का है। तो दोनों ही तरीके से कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। और एज ऑफ नाउ इनकी कोई भी डिविडेंड यील्ड हमें देखने को नहीं मिल रही है। वहीं मैं बात करूँ अगर सेक्टर डिविडेंड यील्ड की तो 2.23% की यहाँ पर सेक्टर की डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ अदानी ग्रीन एनर्जी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट ग्रोथ की तो प्रॉफिट के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि 2021 के अंदर यहाँ पर 1000% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। फिर 2022 के अंदर 132% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। वहीं 2023 के अंदर 99% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर हर साल डबल होता जा रहा है। तो अभी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसके अंदर पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 1% जितना कम हो गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो कंपनी के प्रमोटर के पास में 56% स्टेक है। वहीं जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो 0.13% की है। वही जो DIs की होल्डिंग है वो 1.36% की है। वही जो FIs की होल्डिंग है वो 18.16% की है। वही जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो 24.08% की है। तो इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमें दूसरी कंपनियों के जैसे ही देखने को मिल रही है। बस इसके अंदर जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा अदानी ग्रुप की सातों कंपनियों का। दोस्तों इतना लंबा वीडियो बनाकर इतना डिटेल के अंदर सभी कंपनियों का एनालिसिस करने का पीछे का सिंपल सा रीज़न यही है कि मैं आपको पूरा का पूरा एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, एक गणित समझाना चाह रहा था कि दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो तो हर किसी कंपनी के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ एक जैसी नहीं है। इनकी 2-3 कंपनियाँ हैं वो हाईली प्रॉफिटेबल है और उनकी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। अदरवाइज बाकी कंपनियों के प्रॉफिट के यहाँ पर फांफे हैं। जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट सेम सा चलता आ रहा है, कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी जो कंपनियों की वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। यहाँ पर 2 कंपनियाँ, एक अदानी पावर और दूसरी अदानी पोर्ट्स, इन दोनों कंपनियों को छोड़कर बाकी की कंपनियों की जो पी रेशियो है वो मोर देन 50 ही है। सबके पी रेशियो जो है वो 50 से ज़्यादा है। मतलब कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। 100 के 150 के यहाँ पर पी रेशियो है। मतलब कि कंपनी की जो यहाँ पर मार्केट कैप है वो उनके प्रॉफिट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये गलत चीज़ है। तो दोस्तों अब आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने अदानी यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आप लोग पी रेशियो देखोगे तो आपको लेस देन 30 देखने को मिलेगा। आप दूसरी कंपनियों का पी रेशियो देखोगे तो जनरली कितना होता है, 30 से कम ही होता है स्मॉल कैप के अंदर। अगर बात करी जाए लार्ज कैप और मिड कैप की तो उनका 50, 60, 70, 80 इतने के पी रेशियो होते हैं। लेकिन इन लोगों की जो अदानी ग्रुप की कंपनियों के जो पी रेशियो है वो उतने ज़्यादा क्यों है? इसके पीछे का दोस्तों सिंपल सा रीज़न यही है कि अगर आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर नोटिस किया हो तो हर किसी कंपनी के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट इनकी हर किसी कंपनी के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो मोर देन 60% की है। वे FIs की होल्डिंग और जो FIs, DIs और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी को छोड़कर बाकी की सारी कंपनियों के अंदर जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो 15% से कम है। दोस्तों अब क्या होता है कि जब जो रिटेलर्स होते हैं उनकी होल्डिंग जब कम होती है तभी स्टॉक प्राइस के अंदर हमें जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलती। क्योंकि क्या होता है कि अगर कंपनी के प्रमोटर के पास में 70% स्टेक है, बाकी के 30% में से अगर 10% FIs के पास में, 10% DIs के पास में और बाकी के 10% में से अगर 5% यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड के पास में और अगर रिटेलर के पास में सिर्फ 5% स्टेक ही है तो क्या होता है कि स्टेक कम है, यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स जिसके अंदर ट्रेडिंग वगैरह हो रही है वो कम है। तो उसके चलते यहाँ पर इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई लिमिटेड हो जाता है और इसके चलते स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो बस यही रीज़न है। इसी के चलते अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हाई है और इसके चलते मिस्टर गौतम अदानी जो है उनकी नेट वर्थ भी हमें इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अब इतनी सारी डिटेल की एनालिसिस का और इतनी सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर बिलीव करते हो कि अगर आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन के डिपेंड पर उसके आधार पर अगर आप उसके निवेश करने की सोच रहे हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों में से सिर्फ और सिर्फ अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर के अलावा किसी भी और कंपनी के अंदर निवेश करने का कोई भी मतलब नहीं बनता क्योंकि सबकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा गलत है। अब अगर मैं बात करूँ अदानी
अदानी पावर की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा प्रॉफिट भी बुक करी है, प्लस इन लोगों का पी रेशियो भी कम है, प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी की मार्केट कैप भी ठीक ठाक सी है। भले ये लार्ज कैप कंपनी है तो ये इसके अंदर हम लोग मल्टी बैगर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते, लेकिन एक आप लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से तो ठीक ठाक सी कंपनी है। लेकिन उसके बावजूद भी अदानी पावर के अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि भी बाकी की जो कंपनियां जिनके अंदर इतने कुछ ठिकाने नहीं है प्रॉफिट की कुछ खास ग्रोथ नहीं है, उसके बावजूद भी उसके अंदर हमें थोड़ी थोड़ी सही लेकिन डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। मतलब कि कंपनी जो डिविडेंड निकाल रही है, लेकिन जो अदानी पावर है उसके अंदर हमें कोई भी डिविडेंड यील्ड देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 5 साल के दौरान अदानी पावर ने यहाँ पर एक भी बार डिविडेंड नहीं निकाला है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। फिर बात करें अदानी पोर्ट्स की, तो नो डाउट अदानी पोर्ट्स जो जिस सेक्टर में से आता है वो थोड़ा मोनोपोली जैसा तो है अदानी पावर का यहाँ पर कि 6 इंडिया के बड़े बड़े पोर्ट्स उन लोगों के पास में है, प्लस काफ़ी सारे छोटे छोटे पोर्ट्स भी है। लेकिन यहाँ पर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रिसेंटली यहाँ पर लिस्ट हुई है कंपनी, तो वो भी इसी सेक्टर में से आती है। तो पोर्ट्स का और जो कार्गो हैंडलिंग का बिजनेस है तो उतनी ज़्यादा मोनोपोली भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनी है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो ओवरऑल दोस्तों इसका मतलब यही है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से सिर्फ 2 कंपनियां बचती है, और मल्टी बैगर के हिसाब से तो कोई भी कंपनी नहीं है, बिकॉज सारी मिड कैप या लार्ज कैप कंपनियां हैं। तो हम लोग मल्टी बैगर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आप लोगों को मैं बस यही समझाना चाह रहा था कि सारा का सारा वैल्यूएशन का खेल है, सारा का सारा आंकड़ों का खेल है। गौतम अदानी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, और वो क्या कर रहे हैं कि अपने दोस्त और दूसरे लोगों की मदद से यहाँ पर जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जब इनके प्राइसेस गिर गए स्टॉक के, तब बाहर से बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाया गया और फिर स्टॉक प्राइस को फिर से पंप कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह की कंपनियों के अंदर निवेश करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।